हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसएससी के एक बहुत अच्छे टॉपिक की, जो कि हमारी हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, पॉलिटिकल से भी रिलेटेड है। मतलब कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल का कॉम्बो एक टॉपिक है। उसका नाम है प्रजा मंडल। ठीक है, प्रजा मंडल। अब ये प्रजामंडल होते क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि प्रजामंडल को लेकर कि राजस्थान में बहुत सारे प्रजामंडल बनाए गए थे कि आखिर प्रजामंडल होते क्या है, और देश के विभिन्न हिस्सों में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। तो आप देख सकते हैं, जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर मौजूद था तो उस समय अंग्रेज हम पे बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन हम पे किया करते थे, बहुत सारे टैक्स लगाया करते थे, हमारा शोषण किया करते थे और हमारी इकोनॉमी को बर्बाद किया करते थे। अब सबसे ज्यादा इसमें जो बेहाली वाली स्थिति थी, मैं सबसे ज्यादा परेशान कौन था, तो वो था हमारा पीजेंट, इंडियन पीजेंट। मतलब कि पीजेंट माने किसान, पीजेंट है फार्मर, एक ही चीज है, पीजेंट माने किसान। तो भारतीय जो किसान था वो अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत ज्यादा परेशान था। अंग्रेज उसकी फसल को ले लेते थे और उसको बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता था, और दिया जाता था तो इतना दिया जाता था कि उसके परिवार का भरण पोषण भी उससे नहीं होता था। उसके अलावा उनपे बहुत सारे हैवी टैक्सेस उनपे इंपोज कर दिए जाते थे, अगर उनकी फसल हो चाहे मत हो, लेकिन अंग्रेजों को अपना जो टैक्स है, जो रेवेन्यू है, वो उनसे चाहिए होता था। उसके बाद में अंग्रेज उनसे इंडिगो फार्मिंग भी करवाते थे जबरदस्ती, मतलब कि नील की खेती। नील की खेती एक ऐसी खेती होती है कि अगर आप नील खेती करते हो तो 2 या 3 टाइम ही आप अपनी जो भूमि है, जो लैंड है, उसको सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में जो लैंड है वो बैरन होने लग जाता है, मतलब कि बंजर होना शुरू हो जाता है। इसलिए अंग्रेज जबरदस्ती भारतीय किसानों से नील की खेती करवाया करते थे और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया करते थे। अब किसानों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा थी अंग्रेजों के लिए। अब किसान किसी किसी जगह आंदोलन किया करते थे। मान लीजिए सभी जगह पे किसानों को दिक्कत है, लेकिन राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में मान लीजिए चूरू के किसानों को दिक्कत है, भरतपुर के किसानों को दिक्कत है, जयपुर के किसानों को दिक्कत है। अब मान लीजिए उनमें से चूरू के किसानों ने आंदोलन किया, सिर्फ चूरू किसानों ने, तो अंग्रेज क्या करते थे, अपनी सेना भेजते थे और उस किसान आंदोलन को वो दबा दिया करते थे, क्योंकि जानते थे वो कि छोटे से हिस्से में आंदोलन हुआ है तो उसको अपनी सेना के द्वारा भेजकर वो उसको आंदोलन को कुचलवा देते थे। इसी प्रकार से कभी मान लीजिए बंगाल में आंदोलन हुआ तो बंगाल में सेना भेज के उसको कुचलवा दिया। मान लीजिए उसके बाद में महाराष्ट्र में किसान आंदोलन हुआ तो वहां पे अपनी सेना भेज के उसको कुचलवा दिया। तो इस तरीके से जो किसानों के जो आंदोलन होते थे वो छोटे छोटे एरियाज में होते थे और एक साथ नहीं होते थे, वो टाइम टू टाइम, जैसे ऐसे नहीं है कि एक जगह हो गया फिर उसके बाद काफी समय फिर दूसरी जगह हुआ, तो अंग्रेजों को उनको कुचलने का टाइम मिल जाता था और कह सकते हैं कि उनको रिकवर होने का समय मिल जाता था, जिसकी वजह से किसानों के आंदोलन अंग्रेजों पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। उसके बाद में फिर की गई प्रजामंडल की स्थापना। अब मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए, प्रजामंडल आपको समझ में आ जाएगा हम, क्योंकि देखिए प्रजामंडल जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, तो हम उस बड़े टॉपिक को लेकर नहीं चलेंगे, वीडियो में हम इतना बड़ा टॉपिक कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू बुक लैंग्वेज हम उसको कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि प्रजामंडल होता क्या है। तो देखिए, जिस तरीके से आज मान लीजिए कि अगर कोई डॉक्टर के कोई पेशेंट आके थप्पड़ मार देता है तो आपने देखा होगा कि पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पे आ जाते हैं। अब जब पूरे देश के डॉक्टर एक साथ हड़ताल पे आते हैं तो मेडिकल सिस्टम क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, खराब हो जाता है, और सरकार इतने बड़े डॉक्टर्स के आंदोलन को दबा नहीं सकती। मान लीजिए जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर में थप्पड़ पड़ा है, सिर्फ उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर यदि आंदोलन करें तो सरकार पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए पूरे देश के जो डॉक्टर हैं वो रोड पर आ जाएं तो ऐसी स्थिति में सरकार को एक्शन भी लेना पड़ेगा और उन डॉक्टरों की मांग भी माननी पड़ेगी, उनकी जो बात है वो सुननी पड़ेगी। तो ऐसी ही बात हुई थी प्रजामंडल को स्थापित करने की। प्रजामंडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म था भारतीय किसानों के लिए कि अगर मान लीजिए कहीं भी किसी भारतीय किसान के साथ में कोई अत्याचार और शोषण होता है तो देश के समस्त किसान एक साथ आंदोलन करना शुरू कर देंगे। जगह जगह प्रजामंडल बनाए गए, जगह जगह उन प्रजामंडल के मुखिया बनाए गए, माणिक्यलाल वर्मा टाइप के जो लोग थे वो बनाए गए, और उनका आपस में कम्युनिकेशन था, सभी प्रजामंडल कम्युनिकेशन था कि अगर हम
पर्टिकुलर एरियाज में जब हम आंदोलन करते हैं तो अंग्रेजी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक प्रजामंडल जगह जगह बनाए, सभी किसानों को उस प्रजामंडल से जोड़ा और यह तय किया गया कि यदि भारतीय किसानों पे अत्याचार हुए तो सभी प्रजामंडल और प्रजामंडल में जितने भी किसान जुड़े हुए थे वो सभी एक साथ आंदोलन कर देंगे और अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इतने बड़े स्तर पर आंदोलन को दबाना, और अंग्रेज भी उनकी बातों को मानने के लिए विवश हो जाएंगे। उसके अलावा टैक्सेस जो थे वो जब किसानों पे ज्यादा लगाए जाते थे तो पर्टिकुलर किसी ग्रुप की या किसी एक किसान की अंग्रेज बात नहीं सुनते थे, तो जब पूरे प्रजामंडल उस टैक्स के विरोध में अपनी आवाज उठाएंगे, उस टैक्स को वेव ऑफ करवाने के लिए अपनी मांग उठाएंगे, तो अंग्रेजों कहीं ना कहीं जो बात है वो माननी पड़ेगी। और प्रजामंडल की स्थापना के बाद हुआ भी ऐसा ही कि अंग्रेजों पे जो अत्याचार थे वो काफी कम हो गए, उन पे जो लगाए जा रहे टैक्सेस थे वो भी काफी कम हो गए, क्योंकि अब भारतीय किसानों को एक ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया था जिससे कि वो अपनी मांगों को निडर होकर अंग्रेज सरकार के सामने रख सकें और दबाव देकर अपनी उनसे मांगे मनवा सकें। अगर पूरी मांगे नहीं तो मान लीजिए 10 मांगे उन्होंने रखी तो 6 या 7 मांगे तो उनकी मान ली ही जाएंगी। तो ये है एक हमारा बेसिक कंसेप्ट प्रजामंडल। तो आई होप आपको प्रजामंडल आखिर ये चीज क्या थी ये आपको समझ में आई हो।